हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस क्लास 10, ठीक है बच्चों, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग सिविक्स के नाम से भी जानते हैं, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में करेंगे। चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी। ठीक है बच्चों, सत्ता में साझेदारी। इसका मैंने 3 पार्ट बनाकर ये पूरा जो वीडियो, ये जो पूरा जो चैप्टर है उसका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और आपको बेहतर तरीके से पूरा चैप्टर मैंने 3 पार्ट बनाकर इसको समझाने की कोशिश की है बच्चों। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, वो तीनों पार्ट देख लीजिए, आपको ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और आप उम्मीद है इन सभी ऑब्जेक्टिव को भी आसानी से वो वीडियो देखने के बाद बना लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से जाइए उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए। लेकिन आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए बच्चों। इससे हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हम लोगों के अंदर एक अलग एनर्जी आती है वीडियो को बनाने की और आप लोगों को बेहतर तरीके से वीडियो मुहैया कराने की हम लोगों के अंदर एक एनर्जी आती है बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन में दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, भारत में कहा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन 2011, 13, 16 और 19 में पूछा गया है कि भारत में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण की व्यवस्था कहाँ कहाँ है। जो ऑप्शन दिया हुआ बच्चों हमारा, वो ऑप्शन दिया है लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था या मंत्रिमंडल और राज्यसभा में। तो एक चीज को ध्यान रखिए बच्चों, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है जिसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं बच्चों, इस स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। वो आरक्षण कितना बच्चों, 50% है। और ये खास करके बिहार में है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दी गई है बच्चों। और ये इंपॉर्टेंट आप देख ही सकते हैं, 2011, 2016, 2013 और 2019 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया बच्चों। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिए, बोला गया निम्न में कौन रंगभेद नीति के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा गया 2013 का बोर्ड में, 2017 में और 2018 में। ये 4 नाम दिए हुए, 4 नहीं इसमें 2 नाम है बच्चों, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस का। पहला नाम दिया है मार्टिन लूथर। तो आप लोग याद रखिए, मार्टिन लूथर तो भैया रंगभेद नीति के आंदोलनकर्ता में गिने जाते थे। तो ये तो सबसे पहले मेन की रंगभेद नीति के आंदोलन करता थे, तो ये तो जवाब होगा ही नहीं। महात्मा गांधी ने भी कभी रंगभेद नीति नहीं अपनाई। और ये जो ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे, इन्होंने तो विश्व के सामने 200 मीटर की रेस जीतने के बाद विश्व के सामने काले और गोरे के बीच जो भेदभाव किया जाता था उसको वर्ल्ड के सामने लाया था। तो ये भी जवाब नहीं होगा। तो याद रखिएगा, रंगभेद नीति के विरोधी कौन नहीं थे बच्चों, जेड गुडी नहीं थे। ये सब जो थे रंगभेद नीति के विरोधी थे। इन लोगों का मानना था कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना गलत है, लेकिन जेड गुडी इस बात के समर्थक नहीं थे। इस चीज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी 3 बार ऑलरेडी पूछा गया बच्चों, उसके पहले भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सांप्रदायिकता की राजनीति किस पर आधारित है। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2018 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया एक धर्म के अनुयायी एक सदृढ़ समुदाय बनाते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया बच्चों कि एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिए बच्चों, सांप्रदायिकता की राजनीति जो है सबसे पहला तो वो धर्म पर है। और सांप्रदायिकता की राजनीति में एक धर्म जो है खुद को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है, इसीलिए इसका जवाब
क होगा, याद रखिएगा कि सांप्रदायिकता की राजनीति में एक धर्म के लोग जो है अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं। विभिन्न धर्म के लोग साथ साथ खुशी खुशी सांप्रदायिकता की राजनीति में कभी नहीं रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय कभी नहीं बना पाते हैं, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क। हाँ, एक चीज बता देते बच्चों, मैंने इस बार गलती से क ख ग का यूज कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों का ए बी सी डी करके ही ऑप्शन पूछा जाता है बच्चों। क का मतलब ये होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ बच्चों। अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी भारत का संविधान के बारे में इस 4 कथन दिया हुआ है, इनमें से आपको भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही लग रहा है बच्चों। जैसे पहला बोलता है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, तो भारतीय संविधान धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। दूसरा बोला एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। तो ये तो संविधान में वर्णन है ही नहीं। ये संविधान में वर्णन है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, यानी भारत का संविधान किसी भी धर्म विशेष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है कि किसी ये विशेष धर्म के लोग हैं तो उनको विशेष सुविधा दी जाए, ये नहीं करता है। इसीलिए ये तो सही होगा ही, ये तो बिल्कुल गलत है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है, जिसके अनुसार वो अपना कोई भी धर्म मान सकते हैं। तो यहाँ बोला गया धर्म मानने की आजादी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। महिलाओं में मतदान का अधिकार का अभाव है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार प्राप्त है, क्लियरली प्राप्त है। ठीक है बच्चों, किसी कहीं अभाव का कोई बात नहीं होता है, कोई भी महिला वोट दे सकती है अगर वह 18 साल की हो गई है, बालिग हो गई है तो बच्चों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी ए नंबर आएगा आपके किताब के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। मैंने का लिख दिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। ये 2018 में पूछा गया है, यानी भारत के संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव करने का कोई जिक्र नहीं है बच्चों। ठीक है, ये चौथा नंबर हम लोगों का क्लियर हो गया। अब 5वें नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, 5वां नंबर बोलता है सांप्रदायिकता की राजनीति आधारित, ये 2018 में पूछा गया बच्चों। सांप्रदायिकता की राजनीति किस पर आधारित है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों, सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म को बड़ा समझना, तो निश्चित तौर पर सांप्रदायिकता की राजनीति है धर्म पर आधारित है। तो इसका क्वेश्चन सॉरी ये क लिखा गया बच्चों, इसका क्वेश्चन क नंबर होगा, सांप्रदायिकता की राजनीति धर्म पर आधारित है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है बच्चों, यह कथन किसका है, ये 2019 में पूछा। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह महात्मा गांधी का कथन है बच्चों। हालांकि 2 ऑप्शन मैंने और दिया यहाँ पर, देख लीजिए ये 2 ऑप्शन क्या क्या दिया मैंने। पहला तो दिया महात्मा गांधी, ठीक है, दूसरा दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया है जयप्रकाश नारायण, चौथा दिया है मदन मोहन मालवीय। तो हम लोगों ने अपने बुक में ही पढ़ा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये बात महात्मा गांधी जी ने कहा है बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका मानना है कि धर्म जो है लोगों में नैतिकता लाती है, नैतिक गुण लाता है, जिसके कारण कोई भी शासक जो धार्मिक होता है वो अत्याचारी कभी नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। 7वें नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है बच्चों। तो याद रखिएगा कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा, 40%, जो हमारे किताब में बी आएगा। मैं आपको बताते चल जा रहा हूँ ABCD करके, इस चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 40%। भारत में 100 में से 40 महिलाएं कृषि कार्य में लगी है बच्चों। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखी। हाँ, एक तो बच्चों ये जो क्वेश्चन बताया मैंने, ये आपको ध्यान दीजिए, ये 2019 में पूछा गया बच्चों। ठीक है, अब ये अर्थशास्त्र नामक किताब ये किसने लिखा है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र लिखने वाले कौन है बच्चों। तो अर्थशास्त्र लिखने वाले कौटिल्य है, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इस चीज को ध्यान रखिएगा, चाणक्य को के नाम से जानते हैं,
ये चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा अशोक थे उनके दरबार में सही, उनके बहुत बड़े मंत्री थे बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा है बच्चों, जो कि भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लामे एनक्रोमा कहीं कहीं एनक्रोमा भी लिखता है बच्चों। लामे एनक्रोमा या क्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा लामे एनक्रोमा जो थे वह लामे एनक्रोमा वह हमारे साउथ अफ्रीका का एक देश है घाना के राष्ट्रपति थे बच्चों। लामे एनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? घाना के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है, ये 4 ऑप्शन है। लामे लिखा है, लामे होगा बच्चों, मैंने लाए लिख दिया है गलती से। लामे एनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो लामे एनक्रोमा घाना के राष्ट्रपति थे बच्चों। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। घाना के राष्ट्रपति थे लामे एनक्रोमा, इस चीज को याद रखिए बच्चों, ठीक है। तो क्लियर हो गया बच्चों कि लामे एनक्रोमा घाना के राष्ट्रपति थे बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? फ्रेंच भाषी समुदाय ने, ठीक है, डच भाषी समुदाय ने, जर्मन भाषी समुदाय ने या डेनिश भाषी समुदाय ने? इन चारों समुदाय में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का निर्माण किया था बच्चों? तो याद रखिएगा डच भाषी समुदाय ने। ख नंबर अर्थात बी नंबर हमारा आंसर होगा बच्चों। डच भाषी समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया बच्चों। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है सरकार के उच्च और निम्न स्थानों के बीच, सरकार के उच्च और निम्न स्थानों या स्तरों कर दीजिए बच्चों, स्तरों के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं? जो सरकार की सबसे ऊंची संस्था, सबसे छोटी संस्था है, उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के उच्च सदन और निम्न सदन के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर स्तंभ के नाम से जानते हैं बच्चों। तो 11वां नंबर क्लियर हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 12वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था बच्चों? ऑप्शन दिया गया राजा वीरेंद्र, ऑप्शन दिया गया गिरिजानंद कोइराला, ऑप्शन दिया गया राजा ज्ञानेंद्र और ऑप्शन दिया गया राजा महेंद्र। तो आप बताइए इन चारों में किन्होंने लोकतंत्र को मानने से इनकार कर दिया था बच्चों? तो याद रखिएगा राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को मानने से, स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जो नेपाल के राजा थे बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोगों का सही? ऑप्शन नंबर ग यानी सी। आगे 2023 में पूछा गया बच्चों। अगला है समकालीन विश्व में यानी प्रेजेंट युग में, प्रेजेंट काल में, प्रेजेंट समय में सबसे अधिक लोकप्रिय शासन का रूप कौन है बच्चों? सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन है? राजतंत्र है, सैनिक शासन है, अधिनायकवाद है या लोकतंत्र? तो हम सब जानते हैं बच्चों डेमोक्रेसी घ नंबर यानी डी नंबर लोकतंत्र का सबसे प्रसिद्ध रूप है, क्योंकि इसमें जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता को सारे अधिकार दिए जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शासन कौन है आज के डेट में बच्चों? तो वह है लोकतंत्र। ठीक है बच्चों, ये 2023 में पूछा जा चुका है बच्चों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शासन कौन सा है बच्चों? तो वह है लोकतंत्र। ये 2023 में ऑलरेडी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 14 नंबर कि निम्न में से
क्षेत्रवाद की भावना का सबसे कुपरिणाम रूप क्या देखने को मिलता है? ठीक है बच्चों, क्या देखने को मिलता है? क्षेत्रवाद की भावना का सबसे बड़ा कुपरिणाम क्या है? तो अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रहित, या ये जो डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन है राष्ट्र की एकता। तीन में से कौन सा सही है बच्चों? तो याद रखिएगा, अलगाववाद का सबसे बड़ा, सॉरी, क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा कुपरिणाम होता है अलगाववाद। ऑप्शन नंबर ख अर्थात बी, यानी लोग क्षेत्रवाद के कारण अपने राज्य या अपने क्षेत्र को अलग देश या राष्ट्र के रूप में देखने लगते हैं बच्चों। तो ये 14 नंबर का आंसर होगा अलगाववाद। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया बच्चों। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में कहा सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? बच्चों ये 2024 से पूछा गया है। सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है बेल्जियम, ऑप्शन दिया गया है उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन दिया गया है बोलीविया, ऑप्शन दिया गया है नेपाल। तो आप लोग तो जानते हैं कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र को लेके संघर्ष चल रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, भाषा को लेके यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। बोलीविया में पानी को लेके चला था संघर्ष, आप लोगों को मालूम है बच्चों, बोलीविया में पानी को लेकर संघर्ष चला, तो ये भी नहीं है। उत्तरी आयरलैंड भी हमारा नहीं होगा क्योंकि वहां पर प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक को लेके विवाद चल रहा था, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बच्चों? बेल्जियम होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच भाषा और डच भाषा को लेके विवाद चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क हमारा बिल्कुल सही होगा बच्चों, का मतलब ए। तो आंसर क्या होगा? बेल्जियम। तो 15 नंबर भी हमारा क्लियर हो गया, एल्सियम बेल्जियम होगा बच्चों। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई बच्चों? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? यह क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को 2024 में बच्चों। तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता 1975 में इसकी घोषणा की गई थी बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसको लागू किया गया था 1977 में। तो याद रखिएगा, तो जवाब आपका सही होगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी बच्चों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा मतलब मान्यता मिल गई थी 1975 में ही, लेकिन मनाना शुरू हुआ था 1977 से। याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 1975। 16 का कौन नंबर सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए भी कर सकते हैं इसको हम लोग। 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कर दी गई थी बच्चों। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेकिन इसका मैंने ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं दिया, मैं डायरेक्ट आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा कि भारत में कहां पर महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई बच्चों? भारत में कहां पर महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था में। कहां पर बच्चों? स्थानीय स्वशासन, जिसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं बच्चों। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। खास करके बिहार में 50% से अधिक महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है बच्चों। 50% से अधिक महिलाओं को, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों। ये 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत में वर्तमान में भारत में कितनी महिला को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है बच्चों? वर्तमान समय में भारत में कितनी महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त, यानी कितनी प्रतिशत महिलाएं भारत में संसद के रूप में बच्चों वर्तमान में? तो प्रेजेंट टाइम में 10.86% महिलाएं ही मात्र बच्चों भारत में संसद में प्रतिनिधित्व के रूप में अपने कार्य का संचालन कर रही है। मात्र 10.86% बच्चों, 8.6%। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों
बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बेल्जियम का एक ऐसा शहर है बच्चों जहां पर स्कूलों में आपको फ्रेंच बोलना ही नहीं है, और उस शहर का नाम है मर्चटेम। मर्चटेम बेल्जियम का एक ऐसा शहर है बच्चों जहां आपको फ्रेंच बोलने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई बच्चों, तो आप वहां फ्रेंच नहीं बोल सकते स्कूलों में। ये है मर्चटेम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मर्चटेम के स्कूलों में आप लोग फ्रेंच कभी भी नहीं बोल सकते, मतलब अलाउ ही नहीं है कि आपको वहां फ्रेंच बोलना, ठीक है बच्चों। अगला है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा डरबन जो कि साउथ अफ्रीका का एक शहर है, वहां नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन 2001 में हुआ था बच्चों। इस चीज को याद कर रखिएगा, 2001 में डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों हम लोग। एक किताब है बच्चों इंडिका। इंडिका किसने लिखी? जैसे मेगास्त्रीच ने लिखी है, आपको जाके सॉरी कौटिल्य चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र, तो इंडिका को लिखा है मेगास्थनीज ने। जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज वो एक यात्री थे जिन्होंने जो इंडिया घूमने के लिए आए, और उन्होंने इंडिका नामक किताब लिखी बच्चों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इंडिका को लिखने वाले कौन थे? मेगास्थनीज, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप में कहाँ रहते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तमिल रहते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट, जो कि इसका श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, उसी नॉर्थ ईस्ट में जो तमिल लोग श्रीलंका में रहते हैं बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो देख लीजिएगा इसको। इस टाइप का क्वेश्चन में मैं आपको 10-15 बता देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में बहुसंख्यक समुदाय के लोग कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा भारत में बहुसंख्यक है हिंदू समुदाय के लोग। हिंदू समुदाय के लोग भारत में मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक है बच्चों भारत में, ठीक है। हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। हिंदू समुदाय की संख्या भारत में ज्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, यानी कहा गया है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, भारत में सभी धर्म के लोग समान होंगे, सभी धर्म के लोग अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना। समझे बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, काले होगा, काले दस्ताने और बंद मुट्ठी। बंद क्या हुआ? मुट्ठी। तो हम इसमें बच्चों काले दस्ताने और बंद मुट्ठी किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा काले दस्ताने और बंद मुट्ठी जो है वह अश्वेत, जो काले लोग हैं, अश्वेत शक्ति का प्रतीक है बच्चों। अश्वेतों की पावर दिखाने का प्रतीक है काले दस्ताने और बंद मुट्ठी, यानी एक झंडा में काला दस्ताना और बंद मुट्ठी बना हुआ है, तो समझ लीजिए वो अश्वेतों की पावर का प्रतीक है, अश्वेतों की शक्ति को दिखाने वाला चिन्ह है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार में प्रेजेंट में साक्षरता दर 47% है बच्चों। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 47%। अगला बोला गया किस संस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है बच्चों? तो याद रखिएगा स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था कर सकते हैं उसको आप लोग, स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था, या केवल पंचायती राज व्यवस्था, या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी हम लोग उसको कह सकते हैं बच्चों। स्वशासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। पंचायती राज व्यवस्था भी लिख सकते हैं, स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था भी लिख सकते हैं बच्चों, और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी इसका जवाब दिया जा सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत में सबसे पहले किस नगर में
भारत में सबसे पहले किस नगर में बच्चों नगर निगम की स्थापना हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहले किस नगर में नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा चेन्नई में भारत में सबसे पहले नगर निगम बना था बच्चों, चेन्नई में। इस चीज को माइंड में रखिएगा, चेन्नई भारत का पहला नगर निगम है। ठीक है बच्चों, सत्ता में सॉरी अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय या बहुसंख्यक समुदाय कौन सी भाषा बोलते हैं बच्चों? तो आप लोगों को मालूम होगा कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय जो है वह सिंगली भाषा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सिंगली भाषा, क्योंकि वह दो ही भाषा के बीच टकराव है, सिंगली और तमिलों के बीच। तो श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय सिंगली भाषा बोलते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं बच्चों। इस चीज को याद रखिएगा कि बहुसंख्यक समुदाय श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंगली भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि 15वीं लोकसभा चुनाव में 15वीं लोकसभा चुनाव में भारत में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 15वीं लोकसभा चुनाव में भारत में महिलाओं सदस्यों की संख्या 59 है। कितनी है बच्चों? यानी 15वीं लोकसभा चुनाव में भारत में महिला सदस्य कितनी जीत कर आई है? 59, यानी 59 महिला सदस्य जीतकर आई है बच्चों। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है बच्चों? तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई, जिसको हम लोग बंबई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये भारत की वित्तीय राजधानी है। क्लियर हो गया कि 15वीं लोकसभा चुनाव में टोटल 59 महिलाएं जीत कर आई और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्ता में साझेदारी का जो सही उदाहरण है वह कहां देखने को मिलता है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका जवाब होगा बेल्जियम। ठीक है, सत्ता में साझेदारी का एक अनूठा और सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में देखने को मिलता है? बेल्जियम में देखने को मिलता है बच्चों। ये हम लोगों का एक क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि याद रखने लायक है कि सत्ता में साझेदारी का सबसे सही उदाहरण बेल्जियम में देखने को मिला है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा जो पूरा वीडियो है, पूरा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है बच्चों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हो सके तो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन वाला बटन है बच्चों, वो बेल आइकन वाला बटन भी दबा दीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मेरा आपको मिलता रहे और इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं बच्चों। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, इससे बाहर का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ये 100% है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। Yeah.